चलिए पर्यावरण को शुरू करते हैं। आज हम पर्यावरण का लेक्चर 8 शुरू कर रहे हैं। कृपया पीपीटी लगाएं लक्ष्मण। पर्यावरण की लेक्चर 1। लक्षात ठेवा, आपल्याला रोगाशी लढायचं आहे, रोग्याशी नाही. त्यांच्याशी भेदभाव नका करू, याची काळजी घ्या आणि या रोगापासून वाचण्यासाठी जी आपली ढाल आहे, जसे आमचे डॉक्टर, आरोग्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, त्यांचा सन्मान करा. त्यांना पूर्ण सहयोग लक्ष्मण जी, एक तो ये इनके जितने वो खुले हुए हैं अनम्यूट कर दीजिए, और दूसरा इसकी पीपीटी लगाइए। चलिए जब तक लक्ष्मण जी पीपीटी लगाते हैं तब तक हम पढ़ते हैं कि लेक्चर 1 के सिलेबस में क्या है। हम एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं और एनवायरनमेंट के जो सिलेबस है लेक्चर 1 का, उसमें पहला जो सिलेबस है, पहला है हम पर्यावरणीय समस्याओं को पढ़ेंगे। पर्यावरणीय समस्याओं को पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक ओजोन संरक्षण से संबंधित होगा, ओजोन संरक्षण को पढ़ेंगे, और तीसरा टॉपिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण को पढ़ेंगे। लक्ष्मण जी, किसी का माइक खुला हुआ है, अनम्यूट कर दीजिए। जी सर। ठीक है। हाँ, ये लेक्चर 8 का सिलेबस है। इसमें हम 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला है पर्यावरणीय समस्याएं, दूसरा है ओजोन संरक्षण, और तीसरा है प्रदूषण, वायु प्रदूषण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे पर्यावरणीय समस्याएं, यानी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कि क्या होती है पर्यावरणीय समस्याएं। इसको पीपीटी को ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी। और ऊपर कर दीजिए, बिल्कुल, बस बस। पर्यावरणीय समस्याएं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। लक्ष्मण जी टिक करते जाइएगा। आपको पर्यावरणीय समस्याओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है ओजोन होल और उससे संबंधित समस्याएं, और दूसरा है एसिड रेन। दूसरी समस्या एसिड रेन और उससे संबंधित समस्याएं। अब ओजोन होल और उससे संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हम पढ़ते हैं। ओजोन होल सबसे पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन और पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम बता दें कि हम इन पॉल्यूशनों की चर्चा करेंगे। पहले हम करेंगे एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण की चर्चा करेंगे। फिर हम ई वेस्ट, ई कचरे के बारे में समझेंगे, और फिर हम सॉलिड वेस्ट के बारे में, ठोस अवशिष्ट के बारे में समझेंगे। एसिड रेन, इधर हम एसिड रेन में ओशियन एसिडिफिकेशन को समझेंगे, महासागरीय अम्लीयता को समझेंगे। फिर दूसरे नंबर पर सागरीय अम्लीकरण को समझेंगे, और तीसरे नंबर पर अन्य समस्याओं को समझेंगे। जो लेक्चर 1 का पहला टॉपिक था पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याओं में हम इन चीजों को हमें देखना है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको देख लिया होगा मोटे मोटे रूप में कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पीपीटी को और आगे कीजिए, और हम शुरू करते हैं ओजोन होल, ओजोन छिद्र। बस यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हालांकि जब मेरा पहला लेक्चर था, जब मैं बता रहा था कि पर्यावरण के तहत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये बताइए ओजोन होल का अर्थ क्या है। कोई भी व्यक्ति बता सके ओजोन होल का अर्थ क्या है। कोई भी व्यक्ति माइक अपना अनम्यूट करके वो बता सकता है कि ओजोन होल का अर्थ क्या है। ओजोन छिद्र, जो ओजोन में छिद्र हो रहा है, ओजोन होल से तात्पर्य क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर ओजोन परत में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य जो भी प्रदूषक है उनके कारण ओजोन परत में छिद्र होते हैं, और जिससे फिर सूर्य से निकलने वाली पायलट जो भी रेस रहती है वो पृथ्वी पर आती है, और इसके कारण आती है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, आप जिसने भी बताया उसका नाम बता दें मुझे। सर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, देखिए जो भी हमें आता है
अगर हमें कोई चीज आती है तो हमें बताना जरूर चाहिए, शांत रहने से कोई वो नहीं है, भले ही वो बात सही हो या असत्य हो, परंतु चूंकि हमारी जानकारी में वो चीज सही है इसलिए हमने आप बताया, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने प्रयास किया। क्योंकि मैं आपको यहाँ बताऊं कि ओजोन, जैसे ओम प्रकाश जी ने ये बताया कि ओजोन परत में छेद बढ़ता जा रहा है, उसे ओजोन होल कहते हैं, और यह छेद जो बढ़ रहा है वो वायु जो कई प्रकार के प्रदूषण से, सीएफसी गैसेस आदि से बढ़ रहा है। ये ओम प्रकाश जी की बात को मैंने अपनी बात में, चलिए इसका आंसर थोड़ी देर बाद हम जानेंगे कि ओजोन होल क्या कहते हैं। अधिकतर लोगों को, मेरे ख्याल से 90% या 99% लोगों को ओम प्रकाश जी वाली बात से सहमत होंगे। हम 5 मिनट बाद देखेंगे ओजोन होल क्या है। अभी हम ओजोन होल, ओजोन छिद्र में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम उसको तय कर लें। हमें पढ़ना है पहला, O3 क्या है। O3 मतलब ओजोन का केमिकल सूत्र है। O3 क्या है, इसका अर्थ है ओजोन क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे ओजोन छिद्र क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे ओजोन छिद्र क्या है। तीसरा हम जानेंगे कि ओजोन होल के कारण क्या है। ओजोन होल के कारण क्या है। चौथा हम इसके प्रभाव, इफेक्ट को समझेंगे कि ओजोन होल का इफेक्ट क्या है, और हम पढ़ेंगे इसका प्रबंधन, ओजोन होल को हम कम कैसे कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मैनेजमेंट में 3 समझौते या 3 प्रोटोकॉल हुए हैं। पहला है वियना प्रोटोकॉल, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझेंगे, और तीसरा है किगाली प्रोटोकॉल। इनमें क्या क्या बात कही गई है जिससे कि हमारी ओजोन परत में सफल, ओजोन परत ज्यादा नुकसान में ना पहुंचे। हमारा ये टारगेट है कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। अब हम आइए पढ़ते हैं ओजोन क्या है। अगली पीपीटी लगाइए। ओजोन क्या है, देखिए ओजोन का केमिकल जो नेम है वो O3 है। इसको हम पढ़ते हैं। ओजोन क्या है, इसका अर्थ है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित गैस ओजोन गैस है। अंडरलाइन कर दीजिए, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित गैस ओजोन गैस है। और ये कैसे होता है इसका निर्माण, मैंने यहाँ संक्षिप्त के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक O परमाणु, एक केवल O, ऑक्सीजन का एक परमाणु, और O2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु। देखिए ओजोन का निर्माण कैसे होता है, एक संक्षिप्त में हम समझते हैं। एक ऑक्सीजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर O3 ओजोन गैस का निर्माण होता है। O2, इसको हम ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी वाले टीचर जब भी पढ़ाएंगे इसको विस्तार से पढ़ाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए पढ़ रहे हैं। अब O3 गैस मिलती, ओजोन परत होती कहाँ है, तो मैंने एक लिख दिया है। पृथ्वी के वायुमंडल में यानी समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसको अंडरलाइन कर लें। O3 जो मिलती है, एक क्वेश्चन आ चुका है कि 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसको बड़ा ध्यान रखिएगा। अब चित्र के माध्यम से मैंने समझाया है। अब पीपीटी को ऊपर कर दीजिए। हाँ बस बस, इतना बहुत है। कोई भी स्टूडेंट को यदि ये चित्र समझ में ना आ रहा हो, वैसे ना समझने वाली तो कोई चीज नहीं है, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा हो तो इस चित्र को पहले बनाएं अपने हाथों से, बनाने के बाद फिर उनको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने एक चित्र बनाया है। चित्र में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वायुमंडल कैसे कैसे, कौन कौन से परत पाई जाती हैं। जैसे अर्थ बनाया है, अर्थ का एक सरफेस बनाया है। अर्थ के ऊपर जो पाया जाता है ट्रोपोस्फियर पाया जाता है।
पृथ्वी के जो वायुमंडल से जो पहली परत जो होती है ट्रोपोस्फियर की होती है, मैंने वो दर्शाया। सबसे अर्थ के ऊपर वाली परत ट्रोपोस्फियर होती है, इसको अंडरलाइन करते जाइए लक्ष्मण जी। अर्थ के सबसे ऊपर की परत जो है वो ट्रोपोस्फियर है, और ट्रोपोस्फियर के यही वाली परत ट्रोपोस्फियर होती है। और ट्रोपोस्फियर के ऊपर की जो परत होती है वह स्टेप्टोस्फियर होती है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये वाली परत स्टेप्टोस्फियर होती है, इसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, और ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। इंग्लिश इसलिए लिखी है क्योंकि इंग्लिश में याद रखना सरल होता है। स्टेप्टोस्फियर में एक बीच में मैंने नीले रंग से O3 किया गया है, ये ओजोन है। O3 ये ओजोन की परत है, जो O3 को किया गया है वो ओजोन की परत है। लक्ष्मण जी थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाएं जिससे बच्चे को समझना आसान होगा। ये जो O3 जो नीले पेन से मैंने किया है वो O3 की परत है, अर्थात ओजोन की परत है, ठीक है। और हाँ, यही वाली ये ओजोन परत होती है O3। अब इसके ऊपर जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मीजोस्फीयर होता है, मध्य मंडल मीजोस्फीयर, और उसके ऊपर की जो परत होती है थर्मोस्फीयर होती है, वायुमंडल थर्मोस्फीयर होती है। अब देखिए सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेस जो आती है, सूर्य की किरणें मैंने लाल कलर से सन को प्रदर्शित किया है और सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेस आ रही है। ये जो अल्ट्रावायलेट जो रेस हैं वो जो ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है, वो ओजोन परत यहाँ आके इसको रिवर्स कर देती है, मतलब पुनः परावर्तित कर देती है। मैंने इसको प्रदर्शित किया है। सूर्य की किरणें वायुमंडल में जाती हैं, परंतु वो ओजोन परत से टकराकर उसकी बहुत सी अल्ट्रावायलेट रेस वायुमंडल में वापस चली जाती हैं। यह ओजोन परत का काम होता है। मतलब ओजोन परत का यह काम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो आपका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में। कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है तो आप बताएंगे 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत विद्यमान होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सूर्य से प्राप्त होने वाली परावैंगनी किरणों को वापस कर देना इसका काम होता है। यानी अगर मान लीजिए यह ओजोन परत नहीं होती, अगर मान के चलें ओजोन परत नहीं होती तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता, जीवन संभव नहीं हो पाता, अधिकांश कैंसर के रोगी हमारी पृथ्वी पर पाए जाते और बहुत ही समस्या आती। चलिए, ओजोन परत का काम है सूर्य से प्राप्त होने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। अब ओजोन परत की मोटाई को किसमें नापते हैं? ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किसमें नापते हैं? तो मैंने एक चौखाने में अंडरलाइन किया हुआ है, कृपया लक्ष्मण जी उसको अंडरलाइन कीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आना जरूरी है ओजोन परत से, बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं। उसको हम डीबी या डाप्सन इकाई में नापते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि ओजोन की मोटाई को किसमें नापते हैं तो आप बताएंगे डाप्सन यूनिट में ओजोन की मोटाई को नापा जाता है, डीबी या डाप्सन यूनिट में। देखिए, अभी हम ओजोन क्या है इसको हम समझ रहे हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। ओजोन जो गैस है पृथ्वी के समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली परावैंगनी किरणों को यह रोकती है। ओजोन की मोटाई जो नापते हैं वो डाप्सन यूनिट में नापते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कैपमैन साइकिल। थोड़ा सा आगे कीजिए लक्ष्मण जी स्लाइड्स को। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कैपमैन साइकिल। कैपमैन साइकिल मैंने ब्लैक कलर से कैपमैन साइकिल को लिखा है, थोड़ा अंडरलाइन कर दें कैपमैन साइकिल क्या है। और ये लेक्चर होने के बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और अगर आपने मेरे 10 क्वेश्चन में से 10 के उत्तर दे दिए तो आप ये मान के चलिएगा एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पक्का हो गया, एमपीपीएससी में भी पक्का हो गया। देखिए कैपमैन साइकिल को हम समझते हैं। पहले हम
अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आ रही है, मैंने लाल कलर से प्रदर्शित किया है, लाल कलर से प्रदर्शित किया है। और मैंने यह प्रदर्शित किया है कि O3 का विघटन, O3 का विघटन मतलब ओजोन का विघटन O2 प्लस O में होगा। ओजोन का विघटन ओजोन का विघटन O2 प्लस O में होगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणु प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु में ओजोन का विघटन होगा। पुनः सेकंड वाले ऑप्शन पे आइए, O प्लस O2 बराबर O3 का निर्माण होगा। O प्लस O2, इसको भी लाइन करते जाइए लक्ष्मण जी। O प्लस O2 बराबर O3 का निर्माण होता है, मतलब O3 का विघटन O2 प्लस O में होगा और पुनः ऑक्सीजन का 1 अणु प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर ओजोन गैस का निर्माण होगा। और तीसरे नंबर पर फिर O3 का विघटन O2 प्लस O में होगा, O3 प्लस O2 प्लस O में होगा। यहाँ अर्थ सिर्फ इतना है, कैपमैन साइकिल का अर्थ ये है कि वायुमंडल में ओजोन का निर्माण व विनाश साथ साथ चलता रहता है, कि पृथ्वी या वायुमंडल में ओजोन का निर्माण भी चलेगा, ओजोन के निर्माण के बाद ओजोन का विनाश भी चलेगा। अर्थात ओजोन का जैसे ही विनाश होगा नया निर्माण हो जाएगा, जैसे ही निर्माण होगा विनाश होगा। इसको कैपमैन साइकिल बोलते हैं। एक विद्वान थे कैपमैन, उनके नाम पर इसको कैपमैन साइकिल रखा है। उन्होंने निष्कर्ष दिया और अपने केमिकल रिएक्शनों से प्रदर्शित किया कि वायुमंडल या प्रकृति में ओजोन का निर्माण और विनाश साथ साथ चलता है। अगर आपसे पूछा जाए कैपमैन साइकिल क्या है, तो आप बताएंगे कि वायुमंडल में ओजोन का निर्माण और विनाश साथ साथ चलता है, इसको कैपमैन साइकिल बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। अब हम आते हैं ओजोन छिद्र क्या है। और आज जो हमने सबसे पहले ओजोन पढ़ाते समय क्वेश्चन पूछा था, आज हमें उसका आंसर मिलेगा। ओम प्रकाश जी ने बताया था, उसका आंसर दिया था, ठीक है कोई बात नहीं ओम प्रकाश जी, आज हम उसको सही कर लेंगे कि सही बात क्या है ओजोन छिद्र के बारे में। देखिए ओजोन छिद्र क्या है, मैंने इंग्लिश में लिखा है फाइनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, अर्थात इसका हिंदी होता है ओजोन परत का पतला होना ओजोन छिद्र कहलाता है। जरा सब लोग मनन करें, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि अभी तक उनको ओजोन छिद्र के बारे में जानकारी थी कि ओजोन की परत जो है उसमें छेद हो जाना ओजोन छिद्र कहलाता है, परंतु हमें गलत जानकारी थी। हम अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें, हम अपनी जानकारी को सही कर लें। ओजोन परत का पतला होना, जो ओजोन परत की मोटाई है जिसको हम डाप्सन यूनिट में नापते हैं, उस परत का पतला हो जाना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। अब जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई ओजोन छिद्र क्या है, तो आप बताएंगे समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच एक ओजोन परत होती है। उस ओजोन परत में विभिन्न प्रदूषणों के कारणों से, प्रदूषक पॉल्यूटेंट के कारण से वह पतली होती जा रही है, उसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब एक नोट भी दिया है, नोट ये है दिया है, ओजोन होल को दुनिया के सामने सबसे पहले कौन लाया। ओजोन छिद्र को या ओजोन होल को या ओजोन के पतले होने की क्रिया को दुनिया के सामने सबसे पहले कौन लाया, तो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी लक्ष्मण जी भी अंडरलाइन करें उस चीज को। WMO प्लस UN, ये नोट में जो लास्ट में मैंने अंडरलाइन किया है उसके बारे में बता रहा हूँ। ओजोन छिद्र को दुनिया में सबसे पहले सामने लाए वो थे WMO प्लस UN। WMO का फुल फॉर्म ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम संगठन। कृपया आप अंडरलाइन करें लक्ष्मण जी को। और UN यूनाइटेड नेशन,
यूएनओ यूनाइटेड नेशन। यदि आप, हाँ यही चीज, यदि आपसे पूछा जाए कि ओजोन होल को दुनिया के सामने सबसे पहले कौन लाया, तो आप बताएंगे WMO प्लस UN ओजोन होल को दुनिया के सामने सबसे पहले लाया। आप तो इनका फुल फॉर्म लिख लें, मैं फुल फॉर्म नहीं लिखा पाया, आप लिख लें WMO का। WMO का इंग्लिश में अर्थ होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व मौसम संगठन। आप WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, और UN का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। उम्मीद है लिख लिया होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि ओजोन होल कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन होल कहाँ पाया जाता है, लिख। बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, कर दीजिए कर दीजिए। लक्ष्मण जी भी बहुत टेक्निकल व्यक्ति हैं, यदि वो इस यहाँ ना हो तो मजा ही ना आए। यूनाइटेड नेशन, वेरी गुड। चलिए थैंक यू लक्ष्मण जी। अब हम आगे आते हैं, कहाँ पाया जाता है, इसको अंडरलाइन करें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन होल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताइएगा ओजोन होल ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र हमने एक बार पढ़े थे, जब हम वनों को पढ़ रहे थे, उसमें कटिबंधी टुंड्रा वन, तो हमने ध्रुवीय क्षेत्रों को पढ़ा था, जो 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ। ध्रुवीय क्षेत्रों पर विशेषकर साउथ पोलर अंटार्कटिका में ओजोन होल कहाँ है, ध्रुवीय क्षेत्र में है। ध्रुवीय क्षेत्र में साउथ पोलर पर है, यानी दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में ओजोन होल है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ओजोन जो होल है वो हुआ है ध्रुवीय क्षेत्रों में हुआ है, और ध्रुवीय क्षेत्र में साउथ पोलर पर हुआ है। अंटार्कटिका में विशेष रूप से यह ओजोन की परत पतली हो गई है। चलिए अब हम आते हैं ओजोन क्षरण डिप्लेशन के कारण। ओजोन क्षरण के कारण क्या है, हम इसको समझते हैं। इसको ऊपर कर दीजिए स्लाइड्स को। बहुत बढ़िया। ओजोन क्षरण डिप्लेशन के कारण क्या क्या है, अब हम इसको जानते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण जो क्षरण है ओजोन परत के लिए, जो ओजोन परत पतली हो रही है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है CFC गैस। अंडरलाइन करिए CFC गैस को। CFC गैस का जो फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो स्रोत हैं, मानव निर्मित स्रोत जो हैं, वो कौन कौन से हैं, मैंने लिखा है गैस विथ हाई लाइफ स्पैन। ये जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, यह बहुत समय तक वायुमंडल में पाई जाती है। ये गैस विथ हाई लाइफ स्पैन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। गैस विथ हाई लाइफ स्पैन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। जो एरो के नीचे लिखा है गैस विथ हाई लाइफ स्पैन, एरो के नीचे, हाँ यही वाला, ये बहुत समय तक वायुमंडल में पाई जाती है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? पहला है रेफ्रिजरेटर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि CFC के स्रोत क्या हैं, तो जो मानव निर्मित जो स्रोत हैं वो रेफ्रिजरेटर को अंडरलाइन करते जाइए, जो नीचे जो बातें लिखी हैं। दूसरा है AC, एयर कंडीशन। पहला रेफ्रिजरेटर, दूसरा AC, तीसरा है कूलिंग पॉइंट। कूलिंग पॉइंट ऐसे क्षेत्र जो ठंडे, कई चीजों को ठंडा करती हैं, वहां CFC गैस निकलती है। अगला है प्लास्टिक फॉर्म। प्लास्टिक का जो फॉर्म होता है, जो जिसका निर्माण होता है, उसमें भी CFC गैस निकलती है। और अगला है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट।
इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट पदार्थ जो निकलते हैं उनसे भी होती है। और अगला है पेंट्स। पेंट्स मतलब जो हम रंगाई पुताई का काम करते हैं वो उसके सीएफसी के स्रोत हैं। कई बार सीएफसी का स्रोत पूछा गया है तो इन्हीं में से कोई एक होगा। अब मैं आपको बता दूं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन और फ्लोरीन पाया जाता है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि फ्लोरीन की क्या भूमिका है, तो इसमें आप बताइए ओजोन क्षरण के लिए है जिम्मेदार नहीं है। ओजोन परत जो पतली हो रही है उसके लिए फ्लोरीन जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार क्लोरीन है, पर नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्लोरीन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब फ्लोरीन से नुकसान नहीं पहुंचता है, नुकसान क्लोरीन से पहुंचता है। ये आपको याद मतलब पता होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा स्लाइड्स को ऊपर कीजिए। हाँ, ओजोन क्षरण की हम प्रक्रिया को समझते हैं। ओजोन क्षरण मतलब ओजोन का पतला होना, विशेष रूप से सर्दियों में यह घटना विशेष रूप से घटती है। ओजोन क्षरण का अभी भी सर्दियों का मौसम है। सर्दी में पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड PSC, आप अभी इसके बारे में पढ़े नहीं है पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड के बारे में, परंतु आप ध्यान रखिए कि इस तरह का कोई बादल होता है, PSC बादल होता है, बादल बनता है, उसमें O3 O2 प्लस O में टूटती है। फिर जो CFC, तो नीचे आइए, O3 O2 प्लस O में टूटती है। फिर CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्लस C प्लस O ClO प्लस O2 का निर्माण करते हैं। अतः इसमें नीचे लिखा है, अतः ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, अतः थिकनिंग ऑफ ओजोन लेयर हो रही है। थिकनिंग ऑफ ओजोन लेयर हो रही है। ओजोन क्षरण की प्रक्रिया थोड़ा सा आपको टफ लग रही होगी, पर आप इतना मोटा मोटा समझ लें, ओजोन क्षरण की प्रक्रिया मूलतः सर्दी के मौसम में होती है। एक बादल होता है जिसका नाम PSC होता है, उस बादल का जो फुल फॉर्म है पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड, मतलब समताप मंडल में इस बादल का निर्माण होता है। जो O3 है O2 प्लस O में टूटता है। O3 में का स्थान CFC ले रही है क्योंकि ये एक गैस है जो हम लोग जलाते हैं और जो वायुमंडल में जाती है, प्लस O यह गैस ClO का निर्माण कर देती है, प्लस O2 का निर्माण कर देती है। अर्थात ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए परत पतली हो रही है। मोटा आप सिर्फ इतना समझ लें कि ओजोन क्षरण की प्रक्रिया सर्दियों में होती है। ये बादल जिसमें भूमिका निभाता है उस बादल का नाम ध्यान रखें तो पर्याप्त रहेगा। चलिए अगली PPT लगाइए, PPT 4। ओजोन डिप्लेशन के प्रभाव, मतलब ओजोन क्षरण के क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं वो हम यहाँ बताना चाहेंगे। पहला, अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएंगी। यदि ओजोन परत पतली होती जाएगी और धीरे धीरे इतनी पतली हो जाएगी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो पृथ्वी की सतह पर आने लगेगी। अंडरलाइन करते जाइएगा। दूसरा, ह्यूमन एनिमल में त्वचा का कैंसर हो सकता है। तीसरा है अंटार्कटिका के क्षेत्र में प्लैंकटन समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मण जी, किसी का माइक खुला हुआ है उसको म्यूट करिए। चौथा है वैश्विक स्तर पर अंधापन हो सकता है। और पांचवा है गाड़ियां भी बदरंग हो सकती हैं। ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन के प्रभाव जो हैं, पहला है अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगी। दूसरा है ह्यूमन एनिमल्स में त्वचा का कैंसर हो सकता है। तीसरा है अंटार्कटिका के क्षेत्र में प्लैंकटन समाप्त हो जाएंगे। चौथा है वैश्विक स्तर पर अंधापन हो सकता है। और पांचवा है गाड़ियां बदरंग हो जाएंगी। ये ओजोन क्षरण के प्रभाव हैं।
अगला है इसका हम प्रबंधन कैसे करें, कि इसको कम कैसे करें, उसके बारे में हम जानते हैं। प्रबंधन, मैनेजमेंट। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। 1970 के आसपास वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, 1970 के आसपास वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एवं UN, यूनाइटेड नेशंस ने इसके प्रभाव की जानकारी दी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ यह स्पष्ट हो गया है कि 1970 के आसपास इस ओजोन डिप्लेशन के प्रभाव की जानकारी सबसे पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एवं यूनाइटेड नेशन ने प्रस्तुत की। फिर 1985 में वीना, ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिक इकट्ठे हुए। 1985 में वीना, ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिक इकट्ठे हुए। इसको अंडरलाइन करते जाइए। 1900 लक्ष्मण जी अंडरलाइन करते जाएं। 1985 में वीना, ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और 1988 जो जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई। गाइडलाइंस में मोटे तौर पर यही था कि ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण के प्रभाव पर चर्चा हुई और उस चर्चा में इसको कम कैसे किया जाए, उसमें कम के क्या क्या होना चाहिए, उसको हम वीना कन्वेंशन बोलते हैं। और जो निर्णय जो हुए थे और 1988 से प्रभावी हो गए। यदि आपसे वीना कन्वेंशन के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 1970 में के आसपास WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UN, यूनाइटेड नेशन ने इसके प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी चर्चा की। 1985 में इन प्रभाव को कम करने के लिए वियना, ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ रणनीति बनाई और यह रणनीति 1928 से इफेक्टिव हुई। उसको वियना कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही वियना कन्वेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1987 में मीटिंग हुई और प्रभावी हुआ 1989 में। ये ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में मीटिंग हुई और यह प्रभावी हुआ 1989 में। इसमें क्या मुख्य बात थी? इसमें मुख्य बात थी कि CFC पर रोक लगानी चाहिए। CFC पर रोक लगानी चाहिए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस पर रोक लगानी चाहिए। परंतु इसके ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसके ऑप्शन में कहा गया कि HFC लाने की बात कही गई। CFC गैस के स्थान पर HFC गैस लाने की बात कही गई। जो HFC गैस क्या है? वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी पीपीटी को। HFC जो गैस है, HFC गैस लाने की बात कही गई। ये जो गैस है वो CFC के स्थान पर लाने की बात कही गई और यह गैस का जो फुल फॉर्म, चूंकि मैं नहीं लिखा पाया हूँ, आप सभी लोग नोट कर लें। HFC गैस का फुल फॉर्म है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इंग्लिश में सब बोलना HYDROFLUOROCARBAN, कार्बन। HFC गैस का फुल फॉर्म है H से हाइड्रो, F से फ्लोरो, C से कार्बन। मतलब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तय हुआ कि CFC के स्थान पर HFC गैस को लाया जाए। यह समझौता, इसको टिक करिए, यह समझौता 197 देशों द्वारा रेटिफिकेशन किया गया। मतलब उस समय 197 देश उसमें थे और 197 देशों ने इस समझौते पर अपने दस्तखत किए। पर HFC जो गैस होती है टेम्परेचर को बढ़ाती है। T से अर्थ है टेम्परेचर और एरो ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको अर्थ होता है HFC गैस टेम्परेचर को बढ़ाती है। फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि टेम्परेचर को हमें कम करना है। इसी बीच में एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ। पेरिस एग्रीमेंट में पेरिस AG लिख दिया है मैंने, तो उसको एग्रीमेंट कर लें, पेरिस समझौता कर लें। यहाँ जो मैंने पेरिस एग्रीमेंट लिखा है, प्लीज थोड़ा इसके जस्ट ऊपर जाएं, जो टेम्परेचर नीचे है
उसमें हमने पेरिस एजी लिखा है, इसका अर्थ है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया कि टेम्परेचर कैसे कम हो उस पर चर्चा हुई, इसलिए बाद में फिर किगाली एग्रीमेंट लाया गया, किगाली समझौते को लाया गया, इसलिए किगाली समझौते को लाया गया। अब किगाली एग्रीमेंट क्या है उसको हम देखते हैं। अगली पीपीटी, पीपीटी चेंज करिए, अगली पीपीटी लगाइए। देखिए तीसरा हम पढ़ते हैं किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट 2016 क्या है? 2016 में हुआ था। किगाली रवांडा की राजधानी, रवांडा की राजधानी किगाली में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था ये देखिए, इसमें कहा गया HFC, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC की जगह HFC लाने की बात की गई थी, और किगाली एग्रीमेंट में ये कहा गया कि HFC जो गैस है उसको धीरे धीरे कम करके बैन कर दिया जाए, अर्थात यह गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायक है, इसलिए हम इसको बैन करने की बात की गई। HFC गैस तो जो है वो ओजोन क्षरण को उतना प्रभावित नहीं करती है, पर एक टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इसलिए इसको बैन किया जाए, इस बारे में चर्चा हुई। फिर चर्चा हुई वर्ष 2045 तक, अंडरलाइन कीजिए, वर्ष 2045 तक 80 से लेकर 85% तक HFC गैस कम कर दी जाए, क्योंकि और कम कर देंगे, इससे ग्लोबल वार्मिंग में 0.5% की कमी आएगी। लक्ष्मण जी इसको अंडरलाइन करें। वर्ष 2045 तक 80 से 85% HFC गैस को कम कर देंगे, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग में 0.5% की कमी आएगी, ये बात है। अब इसको पूरा करने के लिए 3 ग्रुप बनाए गए। इसे इन किगाली एग्रीमेंट की बातों को पूरा करने के लिए, किगाली एग्रीमेंट में जो समझौते हुए उसको पूरा करने के लिए 3 ग्रुप बनाए गए। वो ग्रुप कौन कौन से थे हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए इसको स्लाइड्स को ऊपर बढ़ाइए लक्ष्मण जी। जो किगाली एग्रीमेंट में जो 3 ग्रुप बनाए गए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में डेवलप कंट्री रखी गई, यानी विकसित देश रखे गए। जो विकसित, जितने भी विकसित देश हैं उनको पहले ग्रुप में रखा गया। दूसरे ग्रुप में उन देशों को रखा गया जो संक्रमणीय अवस्था में है, जो विकासशील से विकसित होने के क्रम में है, उनको रखा गया। लक्ष्मण जी अंडरलाइन करते जाइए इनको। और तीसरे ग्रुप में जो रखा गया, डेवलपिंग कंट्री को रखा गया, यानी विकासशील देशों को तीसरे ग्रुप में रखा गया। देखिए किगाली एग्रीमेंट में इन शर्तों को पूरा करने के लिए 3 ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप जो था वो डेवलप कंट्री का था, विकसित देशों का था। दूसरा जो ग्रुप था ट्रांजैक्शन इकोनॉमी का था, यानी संक्रमणीय अर्थव्यवस्था वाले देशों का था, जो विकसित होने जा रहे हैं। तीसरा विकासशील देशों का था, विकासशील। अब हम आते हैं सबसे पहले डेवलप कंट्री के बारे में क्या कहा गया। डेवलप कंट्री के लिए कहा गया, आप इसको अंडरलाइन करते जाइए, कि 2019 से 2036 तक, यानी 2019 से लेकर 2036 तक विकसित देश जो है उनको 15% HFC को कम करना है। यानी कि 2019 से 2036 तक 15% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस को कम करना विकसित देशों का लक्ष्य रखा गया। और आधार वर्ष कौन सा लिया गया? आधार वर्ष लिया गया 2012। अंडरलाइन कर दें लक्ष्मण जी को, आधार वर्ष 2012 लिया गया। देखिए जो डेवलप कंट्री थी उनके लिए 2019 से 2036 तक 15% HFC गैस को कम करने का लक्ष्य रखा गया, और आधार वर्ष 2012 लिया गया। चलिए अब हम आते हैं संक्रमणीय अर्थव्यवस्था। ये संक्रमणीय अर्थव्यवस्था के देश जैसे ब्राजील, चाइना है, जो विकसित होने की कगार पर है, अभी विकासशील है पर विकसित जल्दी हो जाएंगे। उनके लिए जो लक्ष्य है
वो ये कहा गया है कि 2024 से 2045 तक 2024 से 2045 तक 20% HFC गैस कम करना है। 2024 से 2045 तक 20% HFC गैस को कम करना है और इनके लिए जो आधार वर्ष रखा गया वो 2021 रखा गया। आधार वर्ष रखिए 2021, इसका ध्यान रखिएगा। अब तीसरे जो देश थे डेवलपिंग कंट्रीज थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि आते हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में जानते हैं। उनके लिए है 2028 से 2047 तक, इसको अंडरलाइन करें लक्ष्मण जी, 2028 से 2047 तक 15% HFC गैस की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया। 15% HFC गैस की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया और इसका जो आधार वर्ष था वो आधार वर्ष 2024 से 2026 था। यहाँ दो आधार वर्ष लिए गए, 2024-25, 2025-26, यानी दोनों में से कोई सा भी आधार वर्ष लिया जा सकता है। देखिए यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आते हैं किगाली एग्रीमेंट की शर्तें पूर्ण करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए, तो आप बताएंगे 3 ग्रुप बनाए गए। अब जो विकसित देश थे उनके लिए क्या शर्त थी, उनका आधार वर्ष क्या था, संक्रमणी देशों का शर्त क्या थी, उनका आधार वर्ष क्या था, और डेवलपिंग कंट्री का आधार वर्ष क्या था। चलिए एक नोट लिखा है, नोट पर चर्चा करते हैं। नोट है HFC का नियमन, HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का नियमन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नहीं किया जाता है। इसका जो रेगुलेशन है वो पीपीटी को आगे बढ़ा दीजिए लक्ष्मण जी। HFC गैस का नियमन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नहीं किया जाता है, इसका रेगुलेशन जो किया जाता है UNFCCC द्वारा किया जाता है। लक्ष्मण जी पीपीटी को आगे कीजिए, नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है। बस HFC गैस का नियमन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नहीं किया जाता है। इसका जो नियमन है वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC द्वारा किया जाता है। क्योंकि HFC ओजोन क्षरण वाली गैस ना होकर ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर में वृद्धि वाली गैस है। HFC गैस ओजोन क्षरण वाली गैस ना होकर ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर में वृद्धि वाली गैस है, इसको हम पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन क्षरण दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ओजोन क्षरण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। अगली पीपीटी देखिए, अभी हम ओजोन के बारे में पढ़े थे। ओजोन के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा कि O3 क्या है, कहाँ पाई जाती है, चैपमैन साइकिल क्या है, डॉप्सन यूनिट क्या है, ओजोन होल किसे कहते हैं, ओजोन होल कहाँ पाया जाता है, ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ओजोन जो CFC कहाँ मिलता है, ओजोन क्षरण की प्रक्रिया क्या है, ओजोन क्षरण जो हो रहा है उसके प्रभाव क्या है, और प्रबंधन क्या है। प्रबंधन में हमने पढ़ा जो वीना कन्वेंशन, मोंट्रियल कन्वेंशन और किगाली कन्वेंशन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरणीय प्रदूषण को पढ़ेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण हम अगला टॉपिक लेंगे, पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम इसको समझेंगे। पहला है क्या है पर्यावरणीय प्रदूषण, है क्या, इसको हम पढ़ेंगे, और फैक्टर्स क्या हैं पर्यावरणीय प्रदूषण के फैक्टर, अर्थात पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, प्रदूषक कौन कौन होते हैं, इसके बारे में जानिए। अंडरलाइन करते जाइएगा लक्ष्मण जी। इसके पॉल्यूटेंट का फैक्टर क्या है इसको हम पढ़ेंगे, और हम फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि इफेक्ट प्रभाव क्या होता है, पर्यावरणीय प्रदूषण का इफेक्ट प्रभाव क्या होता है उसको बारे में जानेंगे। फिर हम प्रबंधन पढ़ेंगे, इसका मैनेजमेंट हम कैसे करें हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम
हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, लास्ट में पढ़ेंगे प्रकार कौन कौन से हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है हम इस पर चर्चा करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है अवांछित तत्वों का कहीं प्रवेश कर जाना ही, अवांछित तत्वों का कहीं प्रवेश कर जाना ही प्रदूषण कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रदूषण क्या है तो आप बताएंगे कि अवांछित तत्वों का कहीं प्रवेश कर जाना ही प्रदूषण कहलाता है। अंडरलाइन कर दीजिए लक्ष्मण जी को। अगर आपको पूछा जाए कि प्रदूषण क्या है तो आप बताएंगे कि अवांछित तत्वों का कहीं प्रवेश कर जाना ही प्रदूषण होता है। अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है तो आप कहेंगे पर्यावरण में होने वाले ऐसे अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मैंने इसे चित्र के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। लक्ष्मण जी पीपीटी को ऊपर कीजिए तो हम इसको समझते हैं। जैसे अनवांटेड चेंज, अनवांटेड चेंज, हाँ पर्यावरणीय प्रदूषण को समझाया है कि अनवांटेड चेंज होते हैं क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन, गुणात्मक क्षरण। अनवांटेड चेंज से अगर गुणात्मक क्षरण होता है, क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन होता है पर्यावरण के लिए, आर्थिक विकास के लिए, यहाँ पे टिक करते जाइए किन किन के लिए, पर्यावरण के लिए, आर्थिक विकास के लिए, जीवन के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इस प्रक्रिया यह नकारात्मक होती है, खतरनाक। हाँ देखिए हम पर्यावरणीय प्रदूषण को पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को। मैंने ये कहा कि पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है, तो मैंने बताया पर्यावरण में होने वाले अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण। ये जो प्रदूषण होते हैं, लक्ष्मण जी अंडरलाइन कर सकते हो तो करिए। ये जो अनवांटेड होते हैं कट हो गया है सर जी लक्ष्मण जी। देखिए जब तक पीपीटी लगती है मैं अब बता दूं पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पॉल्यूटेंट्स जिनसे प्रदूषण होता है उनको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। जिनसे प्रदूषण होता है उनको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। और प्रदूषण के जो पॉल्यूटेंट्स के प्रकार कितने होते हैं अब हम उसको समझते हैं। पॉल्यूटेंट्स जिनसे प्रदूषण होता है और पॉल्यूटेंट्स के प्रकार कितने होते हैं हम उनको समझते हैं। अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। हाँ देखिए पॉल्यूटेंट्स के प्रकार क्या होते हैं। पहला होता है प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जो अपने स्रोत से निकलने के बाद वायुमंडल में उसी रूप में उपस्थित रहते हैं उनको प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है तो आप बताएंगे जो अपने स्रोत से निकलने के बाद वायुमंडल में उसी रूप में उपस्थित रहते हैं। एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 इत्यादि, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आते हैं द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं, जो इसको अंडरलाइन करें लक्ष्मण जी। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं फर्स्ट पॉल्यूटेंट प्लस इन्वायरमेंट फैक्टर। प्राथमिक प्रदूषक प्लस इन्वायरमेंट फैक्टर जब मिल जाते हैं तो उसको द्वितीयक पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्लस इन्वायरमेंट फैक्टर शामिल हो जाते हैं तो उसे द्वितीयक फैक्टर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे फॉग। जैसे फॉग इन्वायरमेंटल फैक्टर है और प्लस स्मोक, स्मोक प्राथमिक प्रदूषक है। जब दोनों का मिलन होता है तो स्मोक बनता है, इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं।
तीसरा है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। तीसरा है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट यानी गुणात्मक प्रदूषक। तीसरा है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट, गुणात्मक प्रदूषक। इसमें होता है जो मानव के द्वारा उत्पन्न हो, जैसे डीडीटी। अगर आपसे पूछा जाए क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट यानी जो मानव द्वारा उत्पन्न हो उसको क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल है डीडीटी। चौथा है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, मात्रात्मक प्रदूषक। चौथा है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, मात्रात्मक प्रदूषक, जो वायुमंडल में पहले से ही हो लेकिन इसकी मात्रा बढ़ जाती हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। क्वांटिटेटिव प्रदूषक होता है जो वायुमंडल में पहले से प्रदूषक उपस्थित हो परंतु उसकी मात्रा बढ़ जाए, उसको क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट बोलते हैं। पांचवा है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं मतलब जिनका डिग्रेडेशन हो सकता है वायुमंडल में, जो समाप्त हो जाए उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे किचन से निकलने वाला सामान, इसका एग्जाम्पल है निकला हुआ भोजन, सब्जियां। निकला हुआ भोजन, सब्जियां। आप बायोडिग्रेडेशन को टिक करें, बायोडिग्रेडेशन। जैसे किचन वेस्ट, बायोडिग्रेडेशन जैसे किचन वेस्ट यानी रसोई घर से निकला हुआ सामान बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। जैसे निकला हुआ भोजन, सब्जियां आदि। पॉलीथीन भी निकलती है पर पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसे पॉल्यूटेंट जिनका वायुमंडल में क्षरण ना हो सके, जैसे लेड मतलब सीसा, जैसे प्लास्टिक, जैसे कॉपर, जैसे जिंक, जैसे कैडमियम। मतलब ये चीजें होती हैं लेड, प्लास्टिक, कॉपर, जिंक, कैडमियम, ये नॉन डिग्रेडेबल हैं यानी इनकी समाप्ति पुनर्चक्रण नहीं हो सकता है, लंबे समय तक वायुमंडल में बनी रहती है। हम अभी पॉल्यूटेंट्स को पढ़ रहे थे। पॉल्यूटेंट्स मतलब जिनसे प्रदूषण फैलता है। पॉल्यूटेंट के 6 प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तीसरा है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। चौथा है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट और पांचवा है बायोडिग्रेडेबल और छठवां है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगली पीपीटी 8। अब हम आते हैं, अभी तक हमने पढ़ा पर्यावरणीय प्रदूषण और उसमें पॉल्यूटेंट को समझा कौन कौन होते हैं। अब हम शुरू करते हैं वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले हम उसको देख लें। एयर पॉल्यूशन क्या है, इसको टिक करिए लक्ष्मी जी कि वायु प्रदूषण क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इसके कारण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे इसका प्रभाव क्या होता है वायु प्रदूषण का। चौथा हम पढ़ेंगे प्रबंधन, मैनेजमेंट क्या होता है वायु प्रदूषण का। मैनेजमेंट में हम 2 प्रकार से करेंगे, कंट्रोल मेजर्स करेंगे और पॉलिसी मेजर्स करेंगे। यानी कि हम उनको प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करें और हम पॉलिसी बनाकर उनको कंट्रोल कैसे करें, हम इसको पढ़ेंगे। एक नोट मैंने लिखा है वो आपके लिए भी काम का है। नोट है, विश्व में 50 लाख व्यक्तियों की मौत, विश्व में 50 लाख व्यक्तियों की मौत और उन 50 लाख में से 13 लाख व्यक्तियों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। इसका अर्थ है कि विश्व में हर साल 50 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। उन 50 लाख लोगों में भारत के 13 लाख लोग शामिल हैं। कितना खतरनाक है वायु प्रदूषण। अब क्या है वायु प्रदूषण, क्या है इसको समझते हैं। क्या है, वायु की गुणवत्ता में गिरावट वायु प्रदूषण कहलाता है। क्या है वायु प्रदूषण, वायु की गुणवत्ता में गिरावट ही वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, वायु की गुणवत्ता में गिरावट वायु प्रदूषण कहलाता है। चलिए वायु प्रदूषण के कारण, अब इसके वायु प्रदूषण के कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं हम उसको देखते हैं। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के 2 प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हैं। एक तो है पार्टिकुलर मैटर जिसको हम पीएम बोलते हैं, पीएम पार्टिकुलर मैटर, इसको हम पीएम बोलते हैं। और दूसरा है गैसेस, दूसरा है गैसेस प्रदूषण के। गैसेस को अंडरलाइन कीजिए, दूसरे नंबर पर गैसेस हैं। वायु प्रदूषण के जो पॉल्यूटेंट हैं 2 हैं,
पॉलिटी, पहला है पर्टिकुलर मैटर और दूसरा है गैसेस। पर्टिकुलर मैटर में जो है ऐसे ठोस पदार्थ जिनका आकार, पर्टिकुलर मैटर्स क्या होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जिनका आकार 0.001 UM से 500 UM तक होता है, उनको पर्टिकुलर मैटर्स बोलते हैं। मुख्य रूप से हमें पढ़ना है PM 2.5 और PM 10। PM 2.5 PM 10 को पढ़ना है और इनमें क्या क्या पढ़ना है हम उसको लेते हैं। एग्जाम्पल जो है फ्लाई आस्क को लेते हैं, फ्लाई आस्क को लेते हैं, मिस्ट या फॉग को लेंगे, ये भी प्रदूषण के उपाय हैं। डस्ट को लेंगे, डस्ट मतलब राख जो उड़ती है, और पोलन परागकण को लेंगे, पोलन परागकण को लेंगे। ये पर्टिकुलर मैटर से होने वाला वायु प्रदूषण है। दूसरी ओर गैसेस को लेंगे। गैसेस जो वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं उनमें है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NOx, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, O3 ओजोन, NH3। ये गैसें वायु प्रदूषण को में अपना योगदान देती हैं। और पर्टिकुलर मैटर्स में मुख्य रूप से हमें PM 2.5 और PM 10 को पढ़ना है, और हमें फ्लाई एश, मिस्ट, डस्ट, आस्क, पोलन इनको पढ़ना है। ये अभी तक आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे क्योंकि आज 13 मिनट ज्यादा हो गए हैं। और इस लेक्चर से जो क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए PPT को लक्ष्मण जी। अब मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा। माइक अनम्यूट कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन तो ये है कि ओजोन छिद्र क्या होता है? ये अभी तक काफी गलत जानकारी थी सब लोगों को, आज अपडेट हो गई। कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे कि ओजोन छिद्र क्या है? लक्ष्मण जी अनम्यूट कर दीजिए जो भी है माइक। जी सर, अनम्यूट। ओजोन परत का, हाँ जी बताइए। सर ओजोन परत का पतला हो जाना ही ओजोन छिद्र है। बहुत बढ़िया। तो आज एक चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, अभी तक जानकारी अपडेट हो गई आज एक कि ओजोन परत का पतला होना ओजोन छिद्र है। बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताइए ओजोन जो परत है वो किस परत में पाई जाती है? जैसे कि मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है मंडल, स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में, मीजोस्फियर में, या थर्मोस्फियर में? ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। वेरी गुड, समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई को किस यूनिट में नापते हैं? डाप्सन यूनिट। बहुत बढ़िया। कैपमैन साइकिल क्या है? कोई बता सकता है कैपमैन साइकिल? ओजोन परत, ओजोन का उत्सर्जन और उसका टूटना ही कैपमैन साइकिल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओजोन क्षरण के लिए जो इम्पोर्टेंट गैस है उसका नाम क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत बढ़िया। CFC कहाँ मिलती है? कहाँ से उसका स्रोत है CFC का? सर रेफ्रिजरेटर और जो कूलिंग एजेंट रहते हैं उनमें। बहुत बढ़िया। जो CFC है उसमें क्लोरीन और फ्लोरीन पाई जाती है। क्या दोनों क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही ओजोन क्षरण का काम करती है? नहीं सर, सिर्फ क्लोरीन नहीं सर, सिर्फ क्लोरीन जिम्मेदार है ओजोन क्षरण के लिए, फ्लोरीन नहीं है।
ओजोन क्षरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, गर्मियों में ही होती है, कथन प्रोसेस है। ओजोन फिर से दोहरा देता हूँ, ओजोन क्षरण की जो प्रक्रिया गर्मियों में ही होती है, क्या यह कथन सही है? नहीं सर, यह सर्दियों में होती है। विशेष प्रकार का बादल बनता है संताप मंडल में, उस बादल का नाम बता सकते हैं कोई? जी सर, PSC। PSC, बादल का नाम है PSC, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका फुल फॉर्म है पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड। आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण जो होता है उसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा ओजोन क्षरण से? सर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी और स्किन कैंसर होगा सर, जंतुओं और मनुष्यों में, जीव जंतुओं में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, ओजोन जो क्षरण हो रहा है, सबसे पहले किसने बताया कि ओजोन क्षरण हो रहा है? ओजोन की पतली हो रही है, सबसे पहले किसने बताया? WMO और यूनाइटेड नेशन। बढ़िया। WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें जानकारी दी। ओजोन क्षरण के मैनेजमेंट के लिए 3 प्रोटोकॉल हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? वियना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल हाँ, प्रोटोकॉल, हाँ, और एक और हुआ है किगाली एग्रीमेंट। अब आपको रोक दिया जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति बताए। अगला क्वेश्चन है कि जो CFC पर रोक लगाने की बात, CFC के स्थान पर HFC गैस का प्रयोग किया जाए, वो किस प्रोटोकॉल के तहत हुआ था? वीना, मॉन्ट्रियल या किगाली? क्या है? किगाली। किगाली के तहत नहीं हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया था कि CFC पर रोक लगानी चाहिए और HFC लाने की बात कही गई थी। अच्छा, किगाली प्रोटोकॉल में 3 ग्रुप बनाए गए थे, वो कौन कौन से थे? डेवलपमेंट कंट्री हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, और डेवलपमेंट संक्रमित कंट्री, आर्थिक ट्रांजैक्शन कंट्री, इकोनॉमी। हाँ, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। बहुत बढ़िया। यस। अच्छा ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, पोल्यूटेंट्स जो प्रदूषक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पोल्यूशन 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार या 8 प्रकार? 6 प्रकार के। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व में वायु प्रदूषण से हर साल कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है? 50 लाख। और उस मृत्यु में भारत के कितने लोग शामिल हैं? 13 लाख। चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम अपना लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और जी। अगले संडे को तो हम लेक्चर 8 है पर्यावरण, उसको समाप्त करेंगे और संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेक्चर 5 है, जो नागरिकता हमने शुरू की है, नागरिकता को अगले संडे के लेक्चर में हम इसको समाप्त करेंगे। लक्ष्मण जी, जी अगर सर। किसी को कोई क्वेश्चन हो, हाँ, किसी के कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, और अन्यथा हम अपने लेक्चर को विराम देते हैं।
ओके सर, खत्म करें? हाँ हाँ ठीक है लक्ष्मण जी। ओके सर, धन्यवाद। ओके थैंक यू सर। वेलकम।